नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज लेक्चर 4 में इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर में हम जैसे कि डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, गैरी स्नाइडर्स के अर्थ फर्स्ट का व्यू क्या है, और शैलो इकोलॉजी के बारे में भी देखेंगे। तो जो भी टॉपिक हैं हम इसका डिस्कशन इस में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल साइंस से CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अगर इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो सके तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारा मोटिवेशन भी ज़्यादा होता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं कि आप यहाँ से ये लेक्चर सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट की, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम फिर चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, कौन सा टॉपिक है, डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी को एक बार डिस्कशन करते हैं तो डीप इकोलॉजी के बारे में जब मैं पहले भी बताया था डीप इकोलॉजी का क्या मतलब होता है और डीप इकोलॉजी किस फिलॉसफी पे काम करती है। तो यही था कि डीप इकोलॉजी जो है जो हमारी लाइफ सेंटर्ड है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व देती है, अर्थ को ज़्यादा महत्व देती है। और इसमें जो है ह्यूमन और दो दो व्यू होते हैं कि एक एंथ्रोपोजेनिक जिसमें कि इंसानों को, ह्यूमन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक बायोसेंट्रिक व्यू होता है जिसमें कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इकोसेंट्रिक व्यू होता है। तो जो डीप इकोलॉजी है वो इकोसेंट्रिक व्यू को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये है। और जो ये एक्चुअली में एक इसको इकोसॉफी भी कहते हैं। और ये जो इकोसॉफी है, सबसे पहले 1972 में जो एक फिलोसफर थे ना, अर्नी नेस करके, उन्होंने दिया था। और एक अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट है जॉर्ज सेशन, उनके साथ मिलके इन्होंने 8 ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ डी इकोलॉजी को डेवलप किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि जो 8 ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है डीप इकोलॉजी का, वो प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया था, तो यहाँ पूछ सकता है। या इकोसॉफी का फ्रेज किसने दिया था, तो वो भी पूछ सकता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। और जो डीप इकोलॉजी है वो क्या करती है, वो जो है बायोस्फेरिकल इगलिटेरियम टेरियनिज्म की थियोरी को बिलीव करती है, उसको प्रैक्टिस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो सभी जीव जंतु है ना बायोस्फीयर पे। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। बायोस्फीयर का मतलब है कि जो धरती है, जो अर्थ है, उसके ऊपर की जो परत है ना, उसको अर्थ क्रस्ट करते हैं, तो उसको ही लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अब एक तो उसको जो वो पूरा उसको क्या कहेंगे, लैंड। तो लैंड का पार्ट जो हो गया, ठीक है, लैंड का पार्ट जो हो गया, एक हो गया जल का पार्ट, वाटर का पार्ट हो गया, और एक जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल है। तो इन तीनों को मिला के जो एक तीनों का कॉमन एरिया बनता है ना, जैसे ये तीनों का कॉमन एरिया हो गया, इसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल, जलमंडल, और क्या, जो हमारा लिथोस्फीयर है, लैंड का एरिया है जो, ठीक है, स्थल मंडल, जिसको कि स्थल मंडल भी कहते हैं हिंदी में। तो इन तीनों का जो कॉमन एरिया है, जो यहाँ पे मैंने वाइट रिप्रेजेंट किया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो जो डीप इकोलॉजी है वो बायोस्फीयर के इगलिटेरियनिज्म की थ्योरी को प्रैक्टिस करती है। इसका मतलब ये कि जो इन कॉमन एरिया में, बायोस्फीयर में जो लाइफ है, चाहे ह्यूमन की हो या नॉन ह्यूमन की हो, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, वो सबको समान भाव से, सबका समान वैल्यू देती है, सबको समान वैल्यू देती है। ऐसा कि नहीं कि वो केवल ह्यूमन को ही अलग ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी और जीव जंतु पेड़ पौधों को कम रिस्पेक्ट देगी। तो अब जो डीप इकोलॉजी है वो जो ह्यूमन की नीड्स है ना, ह्यूमन की नीड्स है उसका ध्यान तो रखती है, लेकिन वो ऐसा ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन की नीड्स भी पूरा हो सकें और अदर लाइफ फॉर्म जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु, उनका दोहन ना हो सके, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। ठीक है, अब जो डीप इकोलॉजी है वो क्या करती है कि वो प्रमोट करती है इकोलॉजिकल विजडम को। इकोलॉजिकल विजडम को प्रमोट करने का क्या मतलब हो गया कि जो, जैसे कि सभी को ये बताना कि इन्वायरमेंट की
इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की, हमको रक्षा करनी है जिससे कि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो सके, खराब ना हो सके, और हमारी अर्थ को दिक्कत ना हो सके कोई इन्वायरमेंट से। जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो किसी भी तरह का पॉल्यूशन है, तो उससे लोगों को अवेयर कराना है कि पॉल्यूशन खराब है, उसको कम कैसे करना है, या इसी तरह की जो भी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं लोगों को उसको बताना है। ठीक है, जैसे कि एनर्जी की सेविंग करनी भी इम्पोर्टेंट है, पानी की सेविंग करना भी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हैं, ये लोगों को अवेयर कराना। इसी को लोग अवेयर जब हो जाएंगे तो ये है कि इकोलॉजिकल विजडम यहाँ पे बात होती है तब। तो अब और क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है डीप इकोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्सिटी का पहले मतलब समझिए कि किसी भी एरिया में, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे भी कई तरह के होते हैं ना, एक एक फूल वाला पौधा होगा, एक फल वाला पौधा होगा। ठीक, फल वाले पौधे में भी कई तरह के होंगे, आम, अमरूद, और भी लीची, या जैसे सेब, कई तरह के पेड़ हैं, तो उनकी भी अलग अलग तरह की वैरायटीज है ना। उसी तरह से फूल की भी अलग अलग वैरायटीज हैं। ये सब मिलके क्या है, सब अलग अलग हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे हैं। तो इनको ही डाइवर्सिटी कहते हैं, पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी। ठीक, तो इस ओवरऑल इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। आप एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कंसेप्ट में समझिएगा। तो डीप इकोलॉजी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को, यानी कि जितनी ही डाइवर्सिटी रहेगी हमारी डीप इकोलॉजी इन्वायरमेंट उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब आगे क्या आएगी, मेकिंग अ डिफरेंस विथ डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी से हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे देखिए कि जो पॉल्यूशन है, जैसे कोरोना है, पॉल्यूशन क्यों हुआ, पॉल्यूशन क्यों हुआ, उसका रीजन, उस रीजन को, उसका रीजन क्या है, और उस रीजन को कैसे खत्म करना है कि पॉल्यूशन ना हो। डीप इकोलॉजी इस तरह से सोचती है, इस तरह से काम करती है। और जो एक ये भी सोल्यूशन होता है कि भाई हम पोल्यूशन होने दीजिए, हम अपने घरों में या सोसाइटी में कुछ ऐसी डिवाइस लगा लेंगे जो पोल्यूशन को होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो सोल्यूशन हुआ नहीं कि पोल्यूशन हो रहा है लेकिन हम डिवाइस लगा के घर में बैठे हुए हैं, पोल्यूशन हमारे घर में केवल नहीं आ रहा, लेकिन उससे हो सकता है कि इंसान को दिक्कत ना हो, पेड़ पौधे और जानवरों को दिक्कत हो सकती है, तो ये भी बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हमको पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसको सोचना है कि पोल्यूशन ना हो, उसके रूट कॉज को पोल्यूशन के दूर करती है डीप इकोलॉजी, उसके बारे में सोचती है। जो डीप इकोलॉजी है उसमें हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको कहते हैं ना कि डीप इकोलॉजी जो है बिगर पिक्चर के बारे में बताती है, हम जो इशू है उसको रिजॉल्व करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी अर्थ की, अर्थ के प्रति, धरती के प्रति, डीप इकोलॉजी में हमको उसके बारे में सोचना होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो इंसान है वो रह रहा है, हमको इंसान के बारे में नहीं सोचना है, हमको अर्थ के बारे में सोचना है। हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको ध्यान में रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग अर्थ के प्रति। डीप इकोलॉजी में हम उसके बारे में सोचते हैं। तो और ये भी है कि जो डीप इकोलॉजी है वो सबसे पहले बहुत स्मॉल स्केल पे से शुरू की जाती है। जैसे कि हमारी फैमिली है, फैमिली में हम कहते हैं बच्चों को या सबको ये सिखाएं कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, पानी का कम से कम करें, बिजली बचाएं, ये लाइट कहीं अननेसेसरी ऑन है तो उसको ऑफ कर दें, पानी का उतना ही यूज़ करें जितना कि हमें ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो ये पहले घर में बताई जाती हैं तो घर के लोग समझदार होंगे, फिर पूरे गांव के लोग होंगे, फिर क्या होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, फिर स्टेट के लोग होंगे, फिर क्या होगा, तो इसी तरह से पूरे ये बढ़ता जाता है। तो डीप इकोलॉजी हमारे सबसे लोअर लेवल पे शुरू होती है और अपर लेवल तक जाती है। और ये क्या करती है, बायोस्फीयर पे फोकस करती है। अब फोकस ऑन बायोस्फीयर, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना कि बायोस्फीयर होता क्या है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला के जो एक कॉमन एरिया बनता है, ऊपर मैंने समझाया है, वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है, जैसे कि जल में या स्थल पे या वायु में, ऐसी तीनों जगहों को मिला के हमको उन तीनों को सेफ करना है, तीनों को सुरक्षित रखना है, तीनों को सेफ रखना है कि वहाँ पे कोई पोल्यूशन न फैल सके जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेड हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना बायोसेंट्रिक और लाइफ सेंटर्ड ये होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के थ्रू बायोसेंट्रिक होता है। ठीक, बायोसेंट्रिक होता है, इकोसेंट्रिक होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, इसमें ये रोल ऑफ द इकोलॉजिकल सेल्फ की बात करता है डीप इकोलॉजी। इकोलॉजिकल सेल्फ का एक कंसेप्ट था जो कि जो फिलोसफर थे ना नेस, उन्होंने दिया था।
नेस फिलोसफर, इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंसान को। इसका मतलब क्या है कि वो केवल अपने समाज को ना देखे, इंसान की बात ना करे, ह्यूमन की बात ना करे, वो अपने आस पड़ोस की जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनसे कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्शन, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का नेचर से कनेक्शन, ह्यूमन का नेचर से कनेक्शन, नेचर से, ठीक है। ये जो ह्यूमन का नेचर से कनेक्शन है ना, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और ये सेल्फ रियलाइजेशन ही इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मदर अर्थ के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो फिलोसफर नेस थे, उन्होंने इकोलॉजिकल सेल्फ या सेल्फ रियलाइजेशन की बात की और उसका कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब इसको फिर आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि जो तभी इकोलॉजिकल सेल्फ या रियलाइजेशन में यही बताया गया है कि जो हमारा जो ह्यूमन है ना, वो उसका नेचर है कि वो प्रकृति से, धरती से, इन्वायरमेंट से जुड़ के रहेगा, उसका नेचर है, ठीक है। और उसी में ही बायोसेंट्रिक इगलिटेरियनिज्म की प्रैक्टिस, डीप इकोलॉजिकल, जो इकोलॉजिकल सेल्फ है, वो उसका पूरा का पूरा मतलब यह है कि बायोसेंट्रिक इगलिटेरियनिज्म की बात होती है, क्योंकि जो इंसान है वो क्या करता है, वो पूरा का फोकस उसका हो जाता है, नेचर से जुड़ाव हो जाता है, धरती से जुड़ाव हो जाता है, इन्वायरमेंट से जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। अब डीप इकोलॉजी का जो 8 प्लेटफॉर्म था, जो मैंने पहले बताया था कि नेस और सेशंस ने जो 1984 में डेवलप किया था 8 पॉइंट स्टेटमेंट या प्लेटफॉर्म डीप इकोलॉजी के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि किसने 8 पॉइंट स्टेटमेंट या प्लेटफॉर्म फॉर डीप इकोलॉजी डेवलप बाई हूँ, तो आंसर होगा नेस एंड सेशंस, और 1984 में। तो ये क्या क्या है, एक बार उनके बारे में भी जानना हमको बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कि द वेल बीइंग एंड द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैव द वैल्यू इन देमसेल्फ, दीज वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन पर्पज। क्या कहता है कि जो ह्यूमन की लाइफ, इंसानों की लाइफ है, और नॉन ह्यूमन की लाइफ है। नॉन ह्यूमन में क्या क्या हो आ सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सबकी लाइफ है ना धरती पे फ्लरिश कर रही है, ठीक। और दोनों की वैल्यू है, एक समान दोनों की वैल्यू है। और जो उनका यूज है, ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन ही यूजफुल है धरती पे, अदर लोग जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे भी यूजफुल हैं। और वो उनका यूजफुल, जो उनका यूज है ना, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक। दूसरी बात है कि रिचनेस एंड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ दीज वैल्यूज एंड दीज वैल्यू आर इन देम सेल्फ। जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, जो नॉन ह्यूमन या ह्यूमन की लाइफ है, वो उनकी वैल्यूज है, दोनों की जो वैल्यूज है ना, वो अपने आप में ही एक वैल्यूज है। अगर हम उनकी वैल्यू कर रहे हैं, नॉन ह्यूमन लाइफ की भी वैल्यू कर रहे हैं और ह्यूमन की भी वैल्यू कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे की उतनी वैल्यू कर रहे हैं, जीव जंतु की उतनी वैल्यू कर रहे हैं जितनी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक वैल्यू है। और जितनी भी डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उसी को कहते हैं रिचनेस, ठीक है। तो अब तीसरे तीसरे में बात करता है कि ह्यूमन हैव नो राइट टू रिड्यूस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एक्सेप्ट सेटिस्फाई वाइटल नीड। इसमें यह कह रहा है कि जो ह्यूमन की वाइटल नीड है, हाँ, ह्यूमन की जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है, ह्यूमन अपनी उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, उसके जो डाइवर्सिटी है पेड़ पौधे की या जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी रिचनेस है, उसको इंसान डिग्रेडेट कर देगा, ख़त्म कर देगा, नहीं। ह्यूमन को उनसे उतना ही यूज करना है जितना कि ह्यूमन अपनी एक वाइटल नीड है, सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, उसी को सेटिस्फाई कर सकते। वो अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं यूज कर सकता। इसमें कहा तीसरे में, चौथे पॉइंट में है कि प्रेजेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्सेसिव एंड इस सिचुएशन इज रैपिडली वर्सेनिंग। इसका मतलब यह है कि जो करंट में जो इंसान है, ह्यूमन है, वो जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नॉन ह्यूमन का जो यूज कर रहा है ना, जिस हिसाब से, वो बहुत चिंताजनक है। और वो चिंता ये है कि इसी हिसाब से अगर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का या अदर रिसोर्सेज का धरती पे यूज करता रह गया इंसान, तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन्वायरमेंट में, वो
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं ख़त्म होने लगे, जीव जंतु हैं वो लुप्त होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे। तो ह्यूमन फिर अपनी चीज़ें कहाँ से कैसे पूरा करेगा, फिर ह्यूमन के अस्तित्व पे भी खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको नेचर के साथ मिलके रहना है, किसी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। अब पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर इज कंपेटेबल विद अ सब्सटेंशियल डिक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। द फ्लरिशिंग ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ रिक्वायर सच अ डिक्रीज। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन की, तो पॉपुलेशन के साथ साथ आज 100 लोगों की ज़रूरत के हिसाब से धरती पैदा कर रही थी, कल अगर 1000 के पैदा करेगी तो हो सकता है कि धरती की कैपेसिटी ना हो, या धरती तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, चाहे वो जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज होने लगेगा धरती के रिसोर्सेज का। तो हो सकता है कि एक समय धरती प्रोड्यूस करना बंद कर दे रिसोर्सेज को। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है, उनकी ह्यूमन ह्यूमन के फ्लरिशिंग के लिए, ह्यूमन इवन ह्यूमन की लाइफ के लिए ही, ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश कर सके, सही से इन्वायरमेंट में धरती पे रह सके, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी पॉपुलेशन को डिक्रीज करे। क्या करे, डिक्रीज करे, फ्लरिश करने के लिए ह्यूमन लाइफ और कल्चर को। और वो जो अब जब डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, नॉन ह्यूमन लाइफ, पेड़ पौधे की भी लाइफ सही होगी, फ्लरिश होगी। तो उसके लिए भी, नॉन ह्यूमन लाइफ को फ्लरिश होने के लिए भी ह्यूमन की पॉपुलेशन का कम होना जरूरी है। फिर आगे क्या कह रहा है, पॉलिसीज की बात कर रहा है कि पॉलिसीज मस्ट देयरफॉर बी चेंज टू अफेक्ट बेसिक इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ऐसा नहीं कि केवल टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल पे चेंज होनी चाहिए, जिससे कि हम जो ये नीड है ना ह्यूमन की, हम सबको ये बता सकें कि समझा सकें कि हमको उतना ही यूज करना है जितना हमें ज़रूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, तभी ही इंसान धरती पे सही तरीके से रह सकता है, नहीं तो ह्यूमन की लाइफ पे भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सातवां, कि सातवां पॉइंट कह रहा है कि आइडियोलॉजिकल चेंज, ideological change is mainly that of appreciating of life quality rather than adhering to a increasingly higher standard of living। इसमें क्या कह रहा है, लाइफ क्वालिटी की बात कर रहा है, और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं होनी चाहिए। इंसान के जीवन में जो लाइफ की क्वालिटी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, गाड़ी घोड़ा जो भी, एक बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हमारे पास आ जाए, लेकिन हमारी लाइफ में सुख चैन नहीं है, चैन नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन चारों ओर बढ़ा हुआ है, आप बाहर निकल नहीं सकते सही से, कोरोना बड़ा फैल गया, आपके पास कितना पैसा है, सब कुछ है, आप अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है। तो यही इसी पॉइंट में यही बात कर रहा है कि जो लाइफ की क्वालिटी है, हम जितना दिन तक जियत रहें, अपनी लाइफ की क्वालिटी पे बात करें। ठीक है, तो जैसे किसी पिक्चर में बोला गया, मैं भूल रहा हूँ कौन सी पिक्चर है, कि लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितने दिन जिए बहुत अच्छे से जिए, कुल मिला के ये है हम। और आठवां पॉइंट कह रहा है, दोज हु सब्सक्राइब टू द foregoing point have an obligation directly or indirectly to participate in the attempt to implement the necessary changes। अब ये कह रहा है कि कुल मिला के जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी इस चीज़ों को मानते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसी से ही ह्यूमन की भलाई है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ तभी सस्टेन कर पाएगी अर्थ पे, जब पेड़ पौधों की भी लाइफ सस्टेन करेगी, जीव जंतुओं की भी लाइफ सस्टेन करेगी। इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो दिनों दिन इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है धरती का, उसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सभी लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा नेसेसरी चेंज। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा 8 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट का और सेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, देख आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कुछ क्रिटिक्स हैं, वो डीप इकोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनकी क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी पूछ सकता है
कि क्रिटिसिज्म क्या है, क्वेश्चन दे देगा कि हु विच वन इज अमॉन्ग द क्रिटिसिज्म, जो 2-3 सेंटेंस नीचे दे देगा, 4 ऑप्शन कह देगा कि इसमें से डीप इकोलॉजी का जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी पूछ लेगा। सबसे पहले एक पूछता है कि मूवमेंट इज बेस्ड ऑन मिस्टिसिज्म एंड रिलीजन, ठीक है, रादर देन कि रेशनल अप्रोच इन्वायरमेंटल मैटर। चूंकि क्या है ना, डीप इकोलॉजी एक तरह से जो गैरी स्नाइडर्स हैं वो इसमें रिलीजन का व्यू लेके आते हैं, क्योंकि वो बुद्धिज्म और जो इंडियन कल्चर है उससे बहुत प्रभावित थे वो। आ, तो उसको कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है या इंडियन कल्चर है ये एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक नहीं, रैदर देन जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया के जो रिलीजन्स हैं वो क्या है, ह्यूमन सेंटर नहीं है, वो इन्वायरमेंट सेंटर है, नेचर सेंटर है। यहाँ के लोग जो है इंडिया के, वो बुद्धिज्म जो है ये जुड़ा हुआ है नेचर से, ठीक है। तो इसीलिए जब वो रिलीजन का व्यू लेके आते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं जो उसको नहीं, उसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाता है, रेदर देन कि जैसे पॉल्यूशन है तो उसको कैसे दूर करना है, उसका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन खोजने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं पॉल्यूशन ही मत पैदा करो, पॉल्यूशन ही नहीं होने दो, हो सकता है कि वो करंट में पॉसिबल ना हो तो हमको उसका कुछ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डीप इकोलॉजिस्ट हैं, डीप इकोलॉजी की फिलॉसफी को जो लोग मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको अपने बिहेवियर को चेंज करना है, हमको हमको बिहेवियर ही चेंज करना है। वो सोल्यूशन पे नहीं जाते कि हमको जैसे पॉल्यूशन है तो हमको पॉल्यूशन फैलने ही नहीं देना है, वो काम होने ही नहीं देना है, ठीक है। जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन लगा रही है इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री को स्टेब्लिश ही नहीं करना। और लेकिन जो रेशनल अप्रोच है, जो कुछ और वो है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि आप सोल्यूशन खोजो प्रॉब्लम्स का, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि जो दूसरा है कि ये चर्च की डीप इकोलॉजी है, क्रिएशन है, चर्च का क्रिएशन है। और फिर तीसरा कहते हैं जो इको फेमिनिज्म है या सोशल इकोलॉजिस्ट हैं को मानने वाले लोग हैं, वो मैं इको फेमिनिज्म और सोशल इकोलॉजी को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, उनको आप एक बार देखिएगा। तो उसमें ये कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये सुपरफिशियल है, इनऑथेंटिक है, सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी की बात होती है डीप इकोलॉजी में। ये कहते हैं कि ये वैल्यू नहीं देती किसको, जेंडर को, क्लास को, रेस को हाईली इनफ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है, ठीक है। ये 2-3 क्रिटिसिज्म है डीप इकोलॉजी को, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं गैरी स्नाइडर व्यू ऑफ अर्थ फर्स्ट ऑन डीप इकोलॉजी, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसको 2-3 तरह से पूछ सकता है, कैसे कि जो अर्थ फर्स्ट का व्यू है वो किसने दिया था, गैरी स्नाइडर्स ने। डीप इकोलॉजी में अर्थ फर्स्ट का व्यू क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो या ये पूछ सकता है कि भाई गैरी स्नाइडर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट बुकें लिखी थी, इनको क्या पुलिंजर प्राइज मिला था, ठीक है, तो उसके बारे में भी पूछ सकता है, उनकी किताबों के बारे में भी पूछ सकता है। तो अब या पूछ सकता है इसमें गैरी स्नाइडर्स का व्यू क्या है, ठीक है, नेचर के प्रति। तो वही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कि गैरी स्नाइडर्स बिलीव नेचर इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन सोसाइटी। ही कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर फ्रॉम डैमेज ऑफ सिविलाइजेशन और ह्यूमन टू बी इन यूनियन विद नेचर। कुल मिला के ये कहते हैं कि जो नेचर है ना वो सबसे बना हुआ है मिलके, समान, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन से, इवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे और भी जीव जंतु हैं उनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। और जो तो ह्यूमन को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट की, ठीक है, उसके साथ नेचर के साथ यूनियन में रहना पड़ेगा, ठीक। अब आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नीड टू चेंज कॉन्शियसनेस, ठीक है, हमको अपना कॉन्शियसनेस चेंज करने पड़ेगा ह्यूमन सोसाइटी को, ताकि वो नेचर के साथ हार्मोनी रिलेशन में रह सके, ठीक। अब अगला है कि जो उनका इकोलॉजिकल व्यू है वो क्या कहता है, कैसे आता है, डिराइव फ्रॉम सर्टेन ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड टेकन फ्रॉम इंडियन कल्चर, बुद्धिज्म एंड अदर कंटेम्परेरी बिलीव। मैंने पहले बताया था आपको कि बुद्धिज्म, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल बिलीव से स्नाइडर्स का इकोलॉजिकल व्यू निकल के आता है कि भाई हमको मदर नेचर की रक्षा करनी है, उनके साथ नेचर यूनियन में रहना है, कुछ ऐसा नहीं करना कि मदर अर्थ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो, इन्वायरमेंट डिग्रेडेड हो, पॉल्यूट हो, ठीक है।
तो ये है। अब आगे चलते हैं कि कैसे गैरी स्नाइडर्स लुक एट अर्थ एज अ मदर टू लिविंग बीइंग। ये है गैरी स्नाइडर्स का एक तरह से इंपॉर्टेंट व्यू है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गैरी स्नाइडर, रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड लिविंग बीइंग शुड बी मदरली सिंस द अर्थ इज लाइक अ मदर दैट प्रोवाइड इट्स, जो भी रहने वाले हैं उनको फूड वाटर एयर देती है, तो इसलिए अर्थ डिजर्व द रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर प्रोटेक्शन। वो कहते हैं कि भाई अर्थ है जो हमको एयर प्रोवाइड करा रही है, फूड दे रही है, वाटर दे रही है, तो हमारी माँ की तरह ही हो, तो इसीलिए हमारे वो डिजर्व करती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, हम उसको प्रोटेक्ट करें एज ए चिल्ड्रन, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि स्नाइडर्स क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ एनी लिविंग बीइंग नो मैटर प्लांट एनिमल इनएविटेबली वीकेन द अर्थ नेचुरल स्टेबिलिटी लीड टू डेडली कंसिक्वेंसेस ऑन द इन्वायरमेंट। कि अगर कुछ भी लिविंग बीइंग में से कोई भी एक्सटिंक्ट होता है ना, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बहुत डेडली, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कंसिक्वेंस झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ठीक नहीं है। तो अब वो कहते हैं इनको क्या कहा जाता है कि स्नाइडर्स रिफर है इको पोएट बोला जाता है इनको। उसका उनके इको पोएट्री का टू मेन फीचर था, इको पोएट्री का दो फीचर था। इको पोएट बोला जाता है, इको पोएट बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इको पोएट इनमें से किसी को बोला जाता है, ठीक है। अब दो फीचर्स से, तो वो फीचर्स के बारे में भी जान लीजिए। तो इनकी पोएट्री के क्या है, एक फीचर था कि इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से बात करते थे। दूसरा, इकोसेंट्रिक का मतलब व्यू तो हमने बता ही दिया है कि इन्वायरमेंट को फर्स्ट रखना, ठीक है। दूसरा क्या था, इस्टेब्लिश अ न्यू कॉन्शियसनेस ऑफ डिफेंडिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। इनकी पोएट्री में इस तरह की चीज़ें होती थी कि जिससे ये फील हो कि वो मदर अर्थ की, इन्वायरमेंट की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और उनके साथ हारमोनी में रहने की बात करते हैं। और दूसरी बात की वो ऐसी चीज़ें, भावना लोगों के अंदर जगाते हैं जिससे कि हम मदर अर्थ का प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि वो रिलीजन और इन्वायरमेंटलिज्म को अपनी राइटिंग में क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। अपनी राइटिंग में दोनों चीज़ों को, रिलीजन और इन्वायरमेंटलिज्म को दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब उनकी पहली बुक क्या थी, रिप्रैप, ठीक है। कोल्ड माउंटेन पोएम इन 1959, रिप्रैप थी जो उनकी पहली बुक थी। अब इसीलिए उनको, गैरी स्नाइडर्स को क्या कहा जाता है, लॉरिएट ऑफ द डीप इकोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है कि अब पूछेगा कि किसको लॉरिएट ऑफ द डीप इकोलॉजी बोला जाता है, तो गैरी स्नाइडर को लॉरिएट ऑफ द डीप इकोलॉजी बोला जाता है। अब इन्होंने कुछ बुकें लिखी थी, उनको देख लेते हैं। तो जो मेजर बुकें थी उनकी, एक थी रिप्रेप, जिसको जो सबसे पहली बुक थी। फिर दूसरी थी माउंटेन्स, रिवर्स विदाउट एंड, ब्लैक कंट्री रिगार्डिंग वेव, ठीक है। और थी एक जो कि पुलिंजर प्राइज क्या किसको मिला था, टर्टल आइलैंड को, टर्टल आइलैंड को, ठीक है। तो इनकी जो जो बुकें थी वो देख लिया आपने, टर्टल आइलैंड, ब्लैक कंट्री एंड रिगार्डिंग वेव्स, फिर था माउंटेन रिवर्स विदाउट एंड, एक थी रिप रैप, ठीक, एक क्या थी, रिप रैप थी, ठीक है। रिप रैप सबसे पहली बुक थी। और जो पुलिंजर प्राइज जिसको इनको मिला था उसका नाम था टर्टल आइलैंड, ठीक है। इनको पुलिंजर प्राइज पोएट्री में मिला था 1975 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुकें आपको पता होनी चाहिए। दो तीन बुकें जैसे कि रिप रैप तो पहली बुक थी, और टर्टल आइलैंड, ये दो बुक आपको पता होनी चाहिए कि किसने लिखी है। तो गैरी स्नाइडर्स ने दो बुक लिखी थी, रिप रैप एंड टर्टल आइलैंड, ये दोनों बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं सैलो इकोलॉजी। सैलो इकोलॉजी क्या होती है उसका डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे कि सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सैलो इकोलॉजी क्या है, सैलो इकोलॉजी रिफर्स फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल पोजीशन दैट इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन शुड ओनली बी प्रैक्टिस टू द एक्सटेंट दैट इज मीट्स ह्यूमन इंटरेस्ट। कुल मिला के सैलो इकोलॉजी ये कहता है कि भाई हमको इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन उतना ही करना है जो कि ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन की जो नीड है उसको मीट कर सके, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इससे ज़्यादा नहीं इन्वायरमेंट की केयर करनी है हमको, ठीक है। सैलो इकोलॉजी प्रोवाइड एन एंथ्रोपोसेन
trick defense of the natural world, holding that it is worth protecting to the extent that it benefit human. कुल मिला के एंथ्रोपोजेनिक व्यू को प्रमोट करता है सेलो इकोलॉजी, जिसका मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ कि एंथ्रोपोजेनिक व्यू क्या है, जिसमें कि ह्यूमन फर्स्ट को रखा गया। तो यही सेलो इकोलॉजी यही बोलता है कि भाई हमको जो इन्वायरमेंट है ना, हमको उसकी रक्षा, उसकी केयर उतनी ही करनी है जिससे कि ह्यूमन बेनिफिट हो सके, ह्यूमन की जो नीड है वो पूरी हो सके, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको और क्या कहते हैं, लाइट ग्रीन कहते हैं, लाइट ग्रीन। सेलो इकोलॉजी को लाइट ग्रीन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि लाइट ग्रीन किस इकोलॉजी को कहते हैं, तो सेलो इकोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि सेलो इकोलॉजी अ ब्रांच ऑफ इकोजिज्म hold that the human are the most important organism in the ecosystem, therefore all environmental decisions should focus on the impact on human। ठीक है, इकोलॉजिज्म जो है, ये इकोलॉजिज्म जो भी है, इकोलॉजी इसमें जो भी इन्वॉल्व है, एक ब्रांच है इकोलॉजी की, सेलो इकोलॉजी, जिसमें कहता है कि ह्यूमन ही इम्पोर्टेंट है, और जो कि इन्वायरमेंटल के कोई भी डिसीजन है ना, वो ह्यूमन की बेनिफिट को, ह्यूमन की नीड्स को ध्यान में, कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा ह्यूमन पे, इंसान पे, उसको ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। ठीक है, सेलो इकोलॉजी ये कहती है कुल मिला के। ठीक, तो सेलो इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजिज्म दैट होल्ड्स द that the human are the most important organism in the ecosystem। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सेलो इकोलॉजी प्रैक्टिस क्या करती है, प्रैग्मेटिक एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या आता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ह्यूमंस आते हैं फर्स्ट, ह्यूमन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये क्या है, नॉर्वेजियन फिलोसफर अर्ने क्वाइन द टर्म सेलो इकोलॉजी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इन 1972। ठीक है, अब इन्होंने अर्नीनेस ने आल्सो इंट्रोड्यूस डीप इकोलॉजी, यानी कि डीप इकोलॉजी एंड सैलो इकोलॉजी जो कंसेप्ट था, टर्म था, वो अर्नीनेस ने, जो नॉर्वेजियन फिलोसफर थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सैलो इकोलॉजी एक तरह से क्या हो गया, इज अ मूवमेंट विच सिंपली प्रमोट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कह रहा है, सेलो इकोलॉजी का मतलब, अब यहाँ पे समझिएगा, ये क्या कह रहा है, केवल कंजर्वेशन प्रमोट कर रहा है, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि अगर पोल्यूशन हो रहा है, अगर कोई रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, तो उसको कैसे कंजर्व करना है। ठीक है, इसको प्रमोट कर रहा है, ना कि जो पोल्यूशन का रूट कॉज है उसको खत्म करना है, उसको प्रमोट। रूट कॉज को खत्म करने की, किसी भी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके रूट कॉज को खत्म करने के लिए हमें डीप इकोलॉजी प्रमोट करती है इस बात को। और सैलो इकोलॉजी क्या बोलती है कि हमको कंजर्वेशन कैसे करना है कि इन्वायरमेंट पर पोल्यूशन कम हो, ये बात करता है। ठीक है, अब आप दोनों का मतलब मेरे हिसाब से डिफरेंस भी अपने आप से निकाल सकते हो। अब इसमें भी क्या है कि 4 बेसिक प्रिंसिपल आते हैं सैलो इकोलॉजी में। क्या है, 4 बेसिक प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, जो 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। ठीक है, अब आप उसको देख लीजिए, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले रेशनल बीइंग, जो कि ह्यूमन, इसका मतलब है रेशनल बीइंग द ओनली लाइफ फॉर्म ऑफ द वैल्यू। जो डीप सैलो इकोलॉजी क्या कहती है कि जो ह्यूमन है ना, वही लाइफ फॉर्म है जिसकी वैल्यू कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ह्यूमन है। तो जो सैलो इकोलॉजी कहते हैं कि जो ह्यूमन है, तीनों लाइफ फॉर्म में से ही, पेड़ पौधे, जीव जंतु और ह्यूमन में से किसकी वैल्यू की जानी चाहिए, ह्यूमन की वैल्यू की जानी चाहिए। पहला पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है, ह्यूमन कैन बेनिफिट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई ह्यूमन जो है ना, इन्वायरमेंट से बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी लेवल तक इन्वायरमेंट में कुछ भी, कितना भी डिग्रेडेशन हो रहा है, ह्यूमन अगर उससे बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु को मार मार के खाया जा रहा है, या पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, इंडस्ट्री लगाने में पेड़ पौधों का, जंगलों का जो जंगलों को काट रहा है, ये सेलो इकोलॉजी के हिसाब से सही है। क्योंकि सेलो इकोलॉजी क्या कहती है, ह्यूमन कैन बेनिफिट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ह्यूमन का, केवल ह्यूमन ही बेनिफिट कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, जीव जंतु पेड़ पौधे बेनिफिट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट से, इनका मतलब ये है।
तो आप सोच लीजिए कि ये किस विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है सेलो इकोलॉजी में। तीसरी बात है कि इफ द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड इज हैम्पर्ड बाय डैमेज टू द इन्वायरमेंट देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे देखिए आगे कहते हैं कि भाई जैसे जो ह्यूमन की नीड है ना, उसकी फुलफिलमेंट करने के लिए हम जो पेड़ पौधे जंगलों को काट रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, या पेड़ पौधों का यूज कर रहे हैं, या जीव जंतुओं का यूज कर रहे हैं, उससे अगर इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ह्यूमन की नीड को पूरा करने में इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो कंसर्न की बात है, वो चिंता की बात है। ठीक है, तो उसको हमको बस कंजर्व करना है। ठीक है, उस चिंता को एकदम से दूर नहीं करना है, हमको कंजर्व करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि इफ हार्मिंग द इन्वायरमेंट विल हार्म द ह्यूमन, इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। अब आप समझिए कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ हार्म हो रहा है, तो उसके हार्म से अगर इंसान को हार्म हो रहा है, तभी हमको इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है। अगर इन्वायरमेंट में कोई इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट में कोई हार्म हो रहा है, उस हार्म से अगर ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको इन्वायरमेंट की चिंता तभी करनी है जबकि ह्यूमन को कोई दिक्कत हो रही है, ह्यूमन को कोई परेशानी हो रही है, तभी हमको इन्वायरमेंट की चिंता करनी है। सेलो इकोलॉजी इस बात पे फोकस करती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं कि सेलो इकोलॉजी में कि 6 टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की, और रेदर देन चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यू। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यू में चेंज डीप इकोलॉजी की बात है। डीप इकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यूज में चेंज की बात करती है, जबकि सेलो इकोलॉजी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की किसी भी प्रॉब्लम की बात करती है। जैसे कि पॉल्यूशन कंसर्न है आज के समय में, तो सेलो इकोलॉजी क्या बात करती है कि भाई हमको पॉल्यूशन को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को खोजना चाहिए। और डीप इकोलॉजी कहती है कि हमको पॉल्यूशन को दूर करने के लिए ह्यूमन के बिहेवियर में, नीड्स में चेंज करने चाहिए, बदलाव लाने चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो उसी वही एग्जांपल है, सेलो इकोलॉजी प्रमोट द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट रेदर देन प्रिवेंटिंग वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। समझ गए ना आप यहाँ पे कि अब जैसे कि पोल्यूशन में मैंने एग्जांपल दे दिया, और जैसे कि अब यहाँ पे जो वेस्ट का जो पोल्यूशन होता है ना, जो कि कूड़ा करकट कचरा निकलता है, उसमें क्या कह रहा है कि सेलो इकोलॉजी कहते हैं कूड़ा कचरा निकल रहा है तो निकलने दीजिए, वेस्ट निकल रहा है निकलने दीजिए। हमको क्या करना है कि ऐसा सोल्यूशन खोजना है कि हम निकल रहा है तो उसका सोल्यूशन खोजें रिसाइकलिंग करने का। ठीक है, रेदर देन कि हम निकलने ही दे नहीं दे, कम से कम निकलने दे, उस पर बात नहीं करता है। ठीक, सेलो इकोलॉजी ये है। अब क्रिटिसिज्म क्या है सेलो इकोलॉजी का, ये देख लेते हैं। सेलो इकोलॉजी जो कि अर्ने नेस ने क्रिएट किया था, तो वो कहते हैं कि एक सेल्फिश फॉर्म ऑफ इकोलॉजी है। ये एक पहला क्रिटिसिज्म है कि सेलो इकोलॉजी सेल्फिश फॉर्म ऑफ है। ठीक है, मतलब भी है, आप ये समझिए। और वहीं पे जो अमेरिकन फिलोसफर हैं वेस्टर्न, एंथोनी वेस्टर्न, वो क्या करते हैं, सेलो इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यही डिफरेंस देखते हैं, सेलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। सेलो इकोलॉजी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, और डीप इकोलॉजी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की मतलब कि उसका यूज क्या है, इन्वायरमेंट का जो यूज है ना इंसान के लिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो नेचर है और ह्यूमन है, या नेचर में जो लाइफ फॉर्म है, जैसे ह्यूमन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशन में रह रहे हैं, तो वो चीज़ों को प्रमोट करता है, इसको ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और सेलो इकोलॉजी क्या करता है, दूसरा क्या डिफरेंस है कि एंथ्रोपोजेनिक व्यू को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? एंथ्रोपोजेनिक व्यू को सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, डीप इकोलॉजी क्या करता है, इकोसेंट्रिक बायोसेंट्रिक व्यू को प्रमोट करता है। ठीक है, बायोसेंट्रिक व्यू को प्रमोट करता है डीप इकोलॉजी। आगे क्या है कि सेलो इकोलॉजी is a branch of ecologism that holds that human are the most important organism, humans important है। और डीप इकोलॉजी क्या कहती है कि इन्वायरमेंट, अर्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीप इकोलॉजी के लिए, और ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है सेलो इकोलॉजी के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, सेलो इकोलॉजी में नेचर इज द देयर फॉर ह्यूमन यूज,
सेलो इकोलॉजी क्या कहती है कि नेचर भाई इंसानों की यूज के लिए है, हम इन्वायरमेंट का इंसानों को यूज के लिए ही यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डीप इकोलॉजी में, इफ वी हार्म द नेचर वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेचर। डीप इकोलॉजी कहती क्या कहती है कि भाई ह्यूमन भी नेचर का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप नेचर का यूज कर रहे हैं तो आप अपना ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेचर का पार्ट हुए तो हम अपना ही यूज कर रहे हैं, नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम अपना ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि ये सैलो इकोलॉजी में क्लाइमेट चेंज इज बैड एज अफेक्ट ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज इज बैड एज इट अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स एंड इकोसिस्टम। देखिए अब यहाँ पे इन्वायरमेंट और डीप इकोलॉजी सैलो इकोलॉजी में अंतर समझिएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है भाई नेचर को ही तो इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कर रहा है और नेचर को अफेक्ट कर रहा है, इसमें ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो सैलो इकोलॉजी है वो क्या कहती है कि वो ह्यूमन के लिए इसीलिए बैड है क्योंकि वो केवल वो ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन नेचर की बात ही नहीं कर रहा है। अगर क्या आगे क्या है कि अदर ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी गिवन द सेम राइट्स एज ह्यूमन। सैलो इकोलॉजी कहती है कि जो अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु, उनको जो ह्यूमन को इंसानों को जो अधिकार हैं उनको भी उसी तरह के अधिकार नहीं देने चाहिए। लेकिन डीप इकोलॉजी क्या कहती है कि डिफरेंस ही नहीं है, कोई रियल डिफरेंस नहीं है ह्यूमन में या अदर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु और ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं पैदा करना है, सबको बराबर का अधिकार देना है डीप इकोलॉजी में। आगे कहता है कि सैलो इकोलॉजी में कि इन्वायरमेंटल एथिक्स शुड नॉट एग्जिस्ट एज सोसाइटी इज नॉट फिजिकली प्रिपेयर टू विजुलाइज दिस काइंड ऑफ एथिक्स। जबकि इन्वायरमेंटल एथिक्स डीप इकोलॉजी में कहती है एक क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, नॉन ह्यूमन सेंटर अप्रोच मॉरलिटी एंड एथिक्स की बात होनी चाहिए, नहीं तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। अगर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बातें नहीं की जाएंगी, इंसानों को मॉरलिटी एथिक्स नहीं सिखाया जाएगा, तो इन्वायरमेंट को दिक्कत होगी, जिससे कि सबको दिक्कत होगी, ठीक है। आगे कहते हैं कि सर्वाइवल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन एंटिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एंटिटी देम सेल्फ। सैलो इकोलॉजी में कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल, ह्यूमन की नीड्स को और ह्यूमन की सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डीप इकोलॉजी में कहता है कि केवल ह्यूमन की क्यों सर्वाइवल और नीड इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंट है, सबकी बराबर है, हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। सबकी नीड्स बराबर है, ह्यूमन की चाहे पेड़ पौधे की या जीव जंतु की। जो मदर नेचर में जो भी लिविंग थिंग्स नेचर एग्जिस्ट करती हैं सभी की नीड्स और सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं या जीव जंतु खत्म हो रहे हैं तो होने दीजिए, ह्यूमन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सैलो इकोलॉजी क्या कहता है, रिफर्ड एज ए ग्रीन लाइट ग्रीन, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ, लाइट ग्रीन। डीप इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल विजिडम को रिफर करता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में डिफरेंस भी। और अभी कुछ टॉपिक हमको लग रहा है कि छूटे हुए हैं, तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में इतना ही। और जो भी टॉपिक जैसे कि मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी छूटा हुआ है, स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड अभी बचा हुआ है, तो हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे और फिर हमारा यूनिट 1 एक तरह से पूरा हो जाएगा। हमारा ये स्टीवर्डशिप जो है अभी ये बची हुई है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मुझे लग रहा है ये बचा हुआ है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक एक टॉपिक ये बचा हुआ है, एक टॉपिक ये बचा हुआ है। तो अगले अगले लेक्चर में हम इन दोनों को देखेंगे, इससे कि हमारी यूनिट 1 पूरी हो जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे पूरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी सेक्शन हो, CUET टेस्ट का कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन 1 2 3 या कोई सब्जेक्ट हो, आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी अगर वो CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और
जो लोग देने वाले होंगे आगे फ्यूचर में उनकी भी हेल्प हो सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप यही हमारा मोटिवेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट्स पे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।